Assalamu alaikum students. So today we are going to continue studying the topic of enzymes. As we have discussed earlier that enzymes are protein in nature and they are macromolecules. Macromolecule means that they have large molecular weight and the basic characteristic feature of enzyme is that they are protein in nature. Okay. So here we are saying that most enzymes are protein in nature with large molecular weight, but इसमें हमारे पास एक exception है द राइबोजाइम्स क्या होते हैं आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विच हैव द एंजाइमेटिक एक्टिविटी दे आर नॉट एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर बट उनकी जो एक्टिविटी है जो उनके फंक्शंस हैं वो बिल्कुल एंजाइम्स की तरह ही होते हैं सो वी स्टडी दोज आरएनए मॉलिक्यूल्स विद एंजाइम्स ठीक है उसके अलावा एंजाइम्स आपके पास सिंपल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ड्राई प्रोटीन्स भी हो सकते हैं मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि एज अ होल इस तरह के एंजाइम्स को हम कहते हैं हॉलो एंजाइम और जिसमें से प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम एंड द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज को एंजाइम अच्छा इसमें यहाँ पे आपके पास एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि को एंजाइम्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं और अगर एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए जो मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है वो ऑर्गेनिक नहीं है नेचर में जब बल्कि वो उसकी जगह मेटालिक कोई ग्रुप है ठीक है तो अगर वो मेटालिक ग्रुप है दैट विल बी कॉल्ड एज अ को फैक्टर और अगर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो इट विल बी कॉल्ड एज अ को एंजाइम अब उस को एंजाइम को हम कब प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्ड होता है देन इट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है अगर एंजाइम और कोएंजाइम आपस में कंप्लीटली बॉन्डेड हो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो उनका बॉन्ड जो है वो नॉन कोवेलेंट ना हो लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई जस्ट माइनर सी उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो इन दैट केस वी कॉल्ड दैट ग्रुप एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है और अगर वो उसके साथ परमानेंटली अटैच नहीं है इन दैट केस it will only be called as a coenzyme in case of being an organic molecule और अगर metallic group होगा तो it will be called as a cofactor okay now the next point is certain enzymes with only one polypeptide chain in their structure are called as monomeric enzyme अभी हमने डिस्कस किया कि राइबोजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होते दे आर जस्ट अ स्ट्रैंड ऑफ सम आरएनए मॉलिक्यूल्स तो इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम राइबोजाइम्स के अलावा मोनोमेरिक एंजाइम्स का भी नाम देते हैं फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियेज नाउ द नेक्स्ट वन इज जिस तरह से मोनोमेरिक एंजाइम के अंदर सिंगल चेन होगी इसी तरह ओलिगो इज द वर्ड वी यूज फॉर मल्टीपल थिंग्स ठीक है तो ओलिगो का वर्ड जब भी इन्वॉल्व होता है इट मीन्स दैट वी हैव मोर देन वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन दैट थिंग ठीक है तो ओलिगोमेरिक एंजाइम का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ओलिगोमेरिक एंजाइम और इसकी एग्जांपल आपके पास है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड हेक्सोकाइनेज अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा इस टॉपिक को पढ़ने में आपके पास मल्टीपल तरह की क्लासिफिकेशन आएंगी जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ एवरी क्लास एटलीस्ट आपको हर क्लास में से 2 एग्जांपल्स तो आनी ही चाहिए मैं एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ सकती हूँ कि ओलिगोमेरिक एंजाइम की 2 एग्जांपल्स लिखिए ठीक है या मोनोमेरिक एंजाइम की क्या एग्जांपल है इस तरह से मैं आपसे पूछ सकती हूँ तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपने एग्जाम्पल्स को लाजमी याद करना है जो क्लासिफिकेशन है उस पर तो आप फोकस करेंगे ही लेकिन साथ साथ आप एग्जाम्पल्स को भी याद करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल ऐसी चीज़ है जो आपको जस्ट रीड करने से आपके जहन में नहीं बैठेंगी यू विल हैव टू मेमोराइज दीज ओके अच्छा अब जो ओलिगोमेरिक एंजाइम्स हैं उसमें हमारे पास क्योंकि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है सो ईच ऑफ दोस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज अ सब यूनिट ठीक है now we are going to study coenzymes in a bit more detail कोएंजाइम्स जैसे कि मैंने बताया था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर थर्मोस्टेबल इन नेचर जिस तरह से एपो एंजाइम हमारा होता है दैट इज प्रोटीन इन नेचर और प्रोटीन्स क्या होती हैं थर्मोलेबाइल होती हैं इट मींस हीट से वो अफेक्ट होती हैं बट कोएंजाइम्स आर वेरी मच स्टेबल और हीट से वो अफेक्ट नहीं होते दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एज कम्पेयर टू द एपो एंजाइम का हमेशा मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं ठीक है तो ये जो 3 आपको यहाँ पे बोल्ड करके चीज़ें नज़र आ रही हैं दीज 3 आर बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एन एंजाइम एंड कोएंजाइम कि हम क्यों एंजाइम जब कोएंजाइम भी एक्टिविटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है और एंजाइम भी एक्टिविटी
प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। तो वाई वी आर कॉलिंग समथिंग एन एंजाइम, और दूसरी चीज़ को हम कोएंजाइम का नाम दे रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर केमिकल नेचर। बोथ आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस but one is protein and the other one is non-protein. ठीक है, coenzymes have low molecular weight while the enzymes have high molecular weight. Coenzymes are thermostable in nature and proteins are thermolabile in nature. ठीक है, अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आपके ये वाला पॉइंट भी अगेन यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है कि कोएंजाइम जो है वो कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली दोनों तरह से बाइंड हो सकता है एपो एंजाइम से। इफ इट इज बॉन्डेड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड देन विल बी कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, उसके अलावा कोएंजाइम्स आमतौर पर कब यूटिलाइज होते हैं, हमने 6 तरह के रिएक्शंस डिस्कस किए थे, जिसमें से ऑक्सीडो रिडक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, आइसोमराइजेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास कौन से रिएक्शन में होगी? मोस्टली इट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ लाइगेशन, जब दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीडो रिडक्शन के रिएक्शंस होंगे, ग्रुप ट्रांसफर्स होंगे, आइसोमराइजेशन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, दीज विल रिक्वायर अ कोएंजाइम्स। अच्छा, कोएंजाइम्स आपकी बॉडी में आते कहाँ से? हमने विटामिन्स के टॉपिक में ये चीज़ पढ़ी थी कि विटामिन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होती हैं इन कैरिंग आउट सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो इस तरह से इसमें हेल्प करती हैं कि दे प्रोड्यूस सर्टेन कोएंजाइम्स विच इवेंचुअली पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो बोल्ड में है वो आपकी मेन विटामिन है और उसके आगे उस पर्टिकुलर कोएंजाइम का नाम लिखा हुआ है जो आपके इस विटामिन से बनता है। फॉर एग्जांपल पेंटोथेनिक एसिड इज द विटामिन, और इससे आपके पास कोएंजाइम कौन सा बनता है? अनकम्बाइंड कोएंजाइम ए सल्फहाइड्रल विच इज एब्रीवेटेड एज कोएसएच। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B12। साइनोकोबालामिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन आपकी बॉडी में। इससे ब्लड की प्रोडक्शन के अलावा एक कोएंजाइम भी बनता है विच इज कोबामाइड। The next vitamin is folic acid, tetrahydrofolate. Again, tetrahydrofolate coenzyme है which helps in the formation of red blood cells. द नेक्स्ट विटामिन इज नायसिन। नायसिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर के जो रिएक्शंस होते हैं जितने भी, उनमें पार्टिसिपेट होने वाले कोएंजाइम्स की प्रोडक्शन करता है NAD एंड NADP। NAD स्टैंड्स फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP स्टैंड्स फॉर निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये जो एब्रीविएशंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपके पास लेक्चर हैंडआउट में अवेलेबल हैं, तो इसलिए आप उनको सुन के परेशान ना हो, आप उसको इजीली वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन इज राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कोएंजाइम्स बनते हैं। अगेन दीज टू कोएंजाइम्स पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम्स कौन कौन से हैं? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। Pyridoxine produces pyridoxal phosphate and thiamine produces thiamine pyrophosphate। ठीक है, तो ये हमारे पास कोएंजाइम्स की आपके पास सोर्स भी आ गई कि कौन कौन सी विटामिन से कौन कौन से कोएंजाइम्स बनते हैं। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं जो चीज़ें आपने इन पर्टिकुलर विटामिन के बारे में विटामिन के टॉपिक में पढ़ी थी। ठीक है, कि किस तरह अगर आपको विटामिन के फंक्शंस याद होंगे तो आप इजीली इन कोएंजाइम्स का फंक्शन भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोएंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोएंजाइम किसकी बेसिस पे करते हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ कोएंजाइम इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप विच दे आर गोइंग टू ट्रांसफर। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि कोएंजाइम्स मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अगर वो फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है देन आप उसको एक अलग क्लास में क्लासिफाई करेंगे, और ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल अगर ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से आपके पास कोएंजाइम्स हैं? NAD, NADP, FMN एंड FAD। ये दोनों मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज होते हैं। उसके अलावा लिपोइक एसिड एंड कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q इज अगेन अ कोएंजाइम फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा अच्छा सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम या तो वो फॉस्फेट ग्रुप होता है या वो हाइड्रोजन होता है। उसके अलावा भी ग्रुप्स ट्रांसफर होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर हाइड्रोजन एंड फॉस्फेट। लेकिन हाइड्रोजन को हम हमेशा बाकी सब चीज़ों से अलग इस वजह से स्टडी कर रहे होते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जिस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेटली स्टडी करते हैं इसी तरह से हाइड्रोजन का ट्रांसफर भी कितनी ह्यूज क्लास बन जाती है कि उसके कोएंजाइम्स को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। ठीक है,
So, the examples of coenzymes which participate in the transfer of groups other than hydrogen are sugar, phosphates, and CoSH. CoSH is uncombined कोएंजाइम ए सल्फाइड्रल, उसके अलावा थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये सारी वही एग्जांपल्स हैं जो आपको अभी मैंने विटामिन्स में कोट की थी कि सारी जो विटामिन्स के से कोएंजाइम्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ दीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, सिर्फ नायसिन के कोएंजाइम्स और राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम्स हैं जो हाइड्रोजन के ट्रांसफर में हेल्प आउट कर रहे हैं। बाकी जितनी भी विटामिन्स हैं उन सब के कोएंजाइम ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोजन में इन्वॉल्व है। ओके, जिस तरह से अभी हमने एंजाइम के फंक्शन के लिए दो मेन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, द वन इज कोएंजाइम एंड द अदर वन इज कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए आपके पास कौन से कंपाउंड्स होते हैं? दोज आर मेटालाइन। और मेटालाइन जो है अगेन एंजाइम्स को हम मेटल्स की बेसिस पे दो तरह के ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वो एंजाइम्स हैं जो मेटल्स की वजह से एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम इटसेल्फ प्रेजेंट होगा बट जब तक मेटल नहीं होगा उस वक्त वो एंजाइम अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं आएगा, अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, दूसरी टाइप है हमारे पास मेटालो एंजाइम। मेटालो एंजाइम के लिए उस एंजाइम की जब प्रोडक्शन हो रही होती है उस टाइम उस मेटल का प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू एंजाइम्स? के मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम के लिए जब एंजाइम अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है इट विल नीड द मेटल एट दैट टाइम। ठीक है, जबकि मेटालो एंजाइम की जब खुद अपनी प्रोडक्शन हो रही है उस वक्त उसको मेटल आइन की जरूरत होगी, क्योंकि जो मेटल आइन है वो उसके अंदर टाइटली बाउंड होगा, वो उसका पार्ट होगा उसके स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू इज के मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो है वो अगर उसमें से आप मेटल को सेपरेट आउट भी कर दें तो भी एंजाइम अपनी जगह एक्टिव ही रहता है। बट इन केस ऑफ मेटालो एंजाइम अगर आप उसके मेटल को में से अलग कर दें तो एंजाइम कंप्लीटली डीनेचर हो जाता है। ठीक है, नाउ अगेन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द मेटालो एंजाइम्स। इसमें आपके पास कुछ मेटल जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, जिन कुछ जो है वो ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आयरन। लेकिन इन तमाम मेटल्स के अपने अपने एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, कॉपर, सॉरी, कॉपर एज अ मेटल अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अच्छा, ये जो सारी एग्जांपल्स हैं दीज आर ऑफ मेटालो एंजाइम्स जिसमें आपके पास द मेटल विल बी अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दैट एंजाइम। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं वो आपके पास अनलिमिटेड है, लेकिन जो मेटालो एंजाइम्स है दे आर वेरी मच लिमिटेड। तो आपको इनकी एग्जांपल्स को याद करना है। इसमें कुछ ग्रुप्स में मोर देन 2 एग्जांपल्स कोटेड है, तो आप एटलीस्ट उसमें से 2 याद कर लें, दैट इज इनफ। जो भी आपको इसमें से आसान लग रही हो आप उसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो मेटल आयंस हैं ये क्या रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स में? दे हेल्प इन ईदर मेंटेनिंग और प्रोड्यूसिंग बोथ एक्टिव स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम। अच्छा, एक्टिव स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम क्या होती है कि एंजाइम के अंदर एक एक्टिव साइट होती है। कल जब मैं प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में बताया था तो हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक्टिव साइट इज प्रेजेंट इन एवरी एंजाइम। तो उस एक्टिव साइट को के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना और जब सबस्ट्रेट आके उससे बाउंड होता है तो उसके बाद उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आना कि वो एंजाइम और स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स से एंजाइम एंड प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स को प्रोड्यूस कर सके। दिस रोल इज कैरिड आउट बाय द मेटालाइंस और कोएंजाइम। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अगेन दिस इज द सेम थिंग कि आप एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग में हेल्प करता है। मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब ये जो हम ये बात कर रहे हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, विच मीन्स कि जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इन द प्रोडक्ट। ठीक है, एंजाइम तो चेंज नहीं हो रहा, ना ही हमारे पास को फैक्टर या को एंजाइम चेंज हो रहा है, सो द चेंज इज बीइंग मेड इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में चेंज प्रोड्यूस कर रहा है वो अमूमन को फैक्टर या को एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगर हमें टेम्परली किसी जगह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने होते हैं तो उसके लिए एंजाइम्स हमारी हेल्प करते हैं। और एंजाइम्स के अंदर कौन हमारी हेल्प करता है? मेटालाइंस। मेटालाइंस क्योंकि आपको पता है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सो दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स।
Next is activating or functioning as nucleophiles. Because they are functioning as nucleophiles, they help in the propagation of a reaction. Formation of ternary complexes with enzyme और substrate. अच्छा, ternary complex हम ऐसे complexes को कहते हैं जिसमें तीन components involve हों, enzyme, metalline and substrate. इस एंजाइम मेटालाइन और सबस्ट्रेट के टर्नरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन से क्या होगा कि वंस अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, उसके बीच में इंटरेक्शन होगा विच विल मेक कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन इट, और उसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म. We are going to talk about how enzyme produce their effect in a specific manner. Okay, so one of the very important properties of enzyme is that they are specific in nature. It means that they only catalyze the reaction in which they are directly involved. ठीक है, जिस reaction के लिए वो जिस reaction के लिए वो enzyme specific है, वो सिर्फ उसी reaction का rate या increase या decrease कर सकता है जो body में उसके अलावा reactions हो रहे हैं. Most of the time that enzyme will not affect those reactions. ठीक है. अच्छा, स्पेसिफिसिटी जो होती है ये मल्टीपल तरह की होती है. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इट. हमारे पास मेन 4 टाइप्स हैं स्पेसिफिसिटी की. द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, देन ग्रुप, देन लिंकेज एंड देन स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी. ठीक है. एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि एंजाइम विल कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन. सिर्फ एक रिएक्शन होगा जिसको वो एंजाइम कैटलाइज करेगा, उसके अलावा वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? लैक्टेज. लैक्टेज एंजाइम इज वेरी मच स्पेसिफिक फॉर लैक्टोज, और ये सिर्फ लैक्टोज का ही हाइड्रोलिसिस कॉज करेगा, उसके अलावा कोई सा भी डाइसैकेराइड आ जाए ये उसको अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है. या उसके अलावा भी किसी और एंजाइम, किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर ये एक्ट नहीं करेगा. या अगर हमारे पास glucokinase enzyme है which is involved in the phosphorylation of glucose to glucose 6 phosphate. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन जो ये ग्लूकोकाइनेज है that will only affect the phosphorylation of glucose to glucose 6 phosphate. ठीक है. अगर उसकी जगह पे ग्लूकोकाइनेज की जगह पे हमारे पास हेक्सोकाइनेज होगा, तो हेक्सोकाइनेज उन तमाम शुगर्स को फॉस्फोराइलेट कर सकता है जो हेक्सोस शुगर्स हैं. हेक्सोस शुगर हमारे पास ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है, और फ्रक्टोज भी है, और मैनोज भी है. ठीक है. लेकिन ग्लूकोकाइनेज इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, और हेक्सोकाइनेज इज अ मोर इज लेस स्पेसिफिक, और वो तकरीबन तमाम हेक्सोस शुगर के ऊपर एक्ट कर सकता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज ग्रुप स्पेसिफिसिटी. ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि एंजाइम कैन इज एबल टू एक्ट ऑन स्पेशल फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अगर किस तरह से वो अपने सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करता है कि उसके अंदर अगर खास तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, we have trypsin and chymotrypsin as an example of group specificity. Trypsin hydrolyzes the residues of only lysine and arginine, while chymotrypsin hydrolyzes residues of only aromatic amino acid. ठीक है. ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है कि ट्रिप्सिन जो है वो सिर्फ लाइसिन और अर्जिनिन, यानी कि अगर अमाइनो एसिड के अंदर लाइसिन और प्रोटीन के अंदर लाइसिन और अर्जिनिन एज एन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो ट्रिप्सिन उसके ऊपर एक्ट करेगा, अदरवाइज वो उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा. और काइमोट्रिप्सिन कब एक्ट करेगा? जब उसके अंदर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. प्रोटीन के अंदर अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उसको काइमोट्रिप्सिन हाइड्रोलाइज करेगा, और अगर उसके अंदर लाइसिन और अर्जिनिन प्रेजेंट है तो उसको ट्रिप्सिन एंजाइम हाइड्रोलाइज करेगा. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज लिंकेज स्पेसिफिसिटी. इसके बारे में हमने इससे पहले भी बहुत दफ़ा बात की है. लिंकेज हमने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में और लिपिड्स में. कार्बोहाइड्रेट में आपके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस होते हैं, प्रोटीन्स में आपके पास पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं, और लिपिड्स में आपके पास ईस्टर लिंकेजेस होते हैं. तो क्योंकि जो आपके मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं उन तमाम में जो बॉन्डिंग्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, तो जो एंजाइम्स उनको हाइड्रोलाइज करते हैं दोज आर लिंकेज स्पेसिफिक एंजाइम. अगर प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज क्यों नहीं करते? दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, एक ही जगह प्रेजेंट भी हैं, तो व्हाई दे आर ओनली टारगेटिंग द प्रोटीन्स?
बिकॉज दे आर स्पेसिफिक फॉर पेप्टाइड लिंकेजेस, ठीक है। और अगर जो हमारे पास अमाइलेजेस हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, they are not able to digest the lipids because they are only specific for glycosidic linkages. Now the next one is स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल शुगर्स हैं, मोस्ट ऑफ द शुगर्स आर इन द डी फॉर्म, या हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर इन एल फॉर्म, ठीक है। जब हम ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या जब हम ड्रग डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हम डी कंपाउंड बनाएं या एल कंपाउंड बनाएं। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज एंजाइम्स जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर के या स्टीरियोकेमिकल आइसोमर के सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे इफेक्ट करते हैं। अगर कोई एक एंजाइम है वो डी कंपाउंड के लिए एक्टिवेटेड है तो वो एल कंपाउंड को हाइड्रोलाइज नहीं करेगा या उसको एल कंपाउंड को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। सो हम जब भी ड्रग डिज़ाइनिंग करते हैं हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि जिस बॉडी के जिस पार्ट के लिए हम इस ड्रग को टारगेट कर रहे हैं उसका एंजाइम डी आइसोमर्स के ऊपर एक्ट करता है या एल आइसोमर्स के ऊपर एक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी ड्रग की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में आज हमने ये चीज़ स्टडी की कि एक तो ये कि एंजाइम को अपनी फंक्शनिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, को एंजाइम या कोफैक्टर। कोएंजाइम हम कब कहेंगे? अगर वो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक इन नेचर है तब हम उसको कोएंजाइम का नाम देंगे, और अगर वो मॉलिक्यूल मेटालिक ग्रुप है देन इट विल बी कॉल्ड एज अ कोफैक्टर, ठीक है। कोएंजाइम की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप दे आर ट्रांसफरिंग, या तो वो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करेगा कोएंजाइम या फिर वो किसी अदर ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। और कोफैक्टर्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर रहे हैं कि मेटल आयंस जो है वो उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है या नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है। अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड है उसके स्ट्रक्चर का पार्ट है देन दीज आर कॉल्ड एज मेटालोएंजाइम, और अगर वो नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है सिर्फ उसकी एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड है देन इट इज कॉल्ड एज अ मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड द स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम की स्पेसिफिसिटी किस किस तरह की होती है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिसिटी जिसकी आपने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, जो मैंने आपको हैंड आउट में जो एंजाइम्स की एग्जांपल्स दी हैं उन सब को आप रीड करें और उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी आपसे। थैंक यू क्लास, दिस इज ऑल फॉर टुडे।